सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनका क्या सोच है ये आज हम आपको जरूर दिखाएंगे। साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि योगी जी ने ये जो डिसीजन लिया क्यों लिया ये भी जानना जरूरी है। और वो कौन था जिन्होंने इस केस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया और योगी जी का तरफ से कौन लड़ रहा था। समाज के लिए यही मैसेज था कि भाई तुम लोग अपना डिसीजन खुद ही लो। वो ये नहीं बोल रहा था कि अगर कोई मुस्लिम ओनर है उस होटल में कोई हिंदू लोग नहीं जा पाएगा, ये नहीं बोल रहा था। ये भी नहीं बोल रहा था कोई हिंदू अगर ओनर है वहां मुस्लिम लोग नहीं जाएगा। लोगों का अपना अपना सोच है, लेकिन देखना समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगी नहीं समझोगी तो ऐसा लगेगा आपका मन में ही जो आज का दिन में समाज में ये लोग कर रहा है। ये लोग धर्म का नाम पर हलाल का नाम पर वो कर रहा है खुलेआम। कितना मौलाना ने कहा है, आप देखो थूकना तो ये धार्मिक है हमारा, ये तो हलाल में कलमा ये तो होता ही है। और ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया में आते हैं ना, हिंदुओं का नाम पर ढोल पीटते हैं। एक इंटरव्यू में बोलिएगा ऐसा बड़ा बड़ा लॉयर है, ऐसा जस्टिफिकेशन आपका सामने रखेगा ना, लगेगा कि यार यही जज होना चाहिए, यही सबसे बड़ा लॉयर होना चाहिए हमारा देश में ताकि हिंदुओं के लिए सही हो। लेकिन आज एक जज अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा के एक केस का वर्डिक्ट दे सकता है तो तुम्हारे पास तो हजारों केसेस है भाई। तुम प्रोजेक्टर लगा के दिखवा देता कि देखिए जज साहब ये यूपी से है, ये एमपी से है, ये दिल्ली से है, ये केरला से है, तुम दिखा देता। लेकिन कभी लोग ये नहीं सोचते हैं कि इनका कनेक्शन कहाँ है। ये लोग चिकना होता है, साफ सफाई, क्लीन शेप, जो लुंगी और दाढ़ी वाला जो होता है उनको प्लेटफॉर्म नहीं देते। हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, ये लोग लुंगी दाढ़ी को प्लेटफॉर्म नहीं देते, इन लोगों को देते हैं। ये जो गुलाबी सचमा पहनते हैं ना, इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, इन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप आओ, लोगों को जागरूक करो कि क्या गलत है क्या सही है आप सिखाओ। लेकिन जो लुंगी दाढ़ी वाला है ना, वो पीछे से इन लोगों को फंडिंग करता है। अब लोगों को ये भी लगता होगा यार ये तो इन्फोसिस का जो मालिक है, टाटा का जो मालिक है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है, कोविड का टाइम पर 1000 करोड़ खुलेआम दे दिया था देश की जनता को हेल्प करने के लिए। ऐसा ही होता है ना, अक्सर लोगों का मन में वही आता है कि माइंड में लोगों का जो थॉट है कि हाँ ये तो है भाई इन्होंने दिया है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि बिहाइंड द सीन इन लोगों का एक अलग ही लेवल का गेम चलते हैं। नमस्कार साथियों। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट का जो डिसीजन था इसको रद्द कर दिया। कवर यात्रा पर जो ये मालिक और कर्मचारियों का जो नाम लिखना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करना है, फिलहाल के लिए उसको रद्द कर दिया। आगे उसका पर सुनवाई होगा, लेकिन फिलहाल उसको नहीं लगाना है। हाँ, भेज नॉन भेज वाला जो कहानी है वही लगा देने से, उसको डिस्प्ले करके रखने से हो जाएगा। लेकिन इसमें काफी सारा बात है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनका क्या सोच है ये आज हम आपको जरूर दिखाएंगे। साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि योगी जी ने ये जो डिसीजन लिया क्यों लिया था ये भी जानना जरूरी है। और वो कौन था जिन्होंने इस केस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया और योगी जी का तरफ से कौन लड़ रहा था, या अगर हिंदू मुस्लिम एंगल भी आप इसमें जोड़िएगा तो हिंदुओं का तरफ से कौन लड़ रहा था, क्योंकि मुस्लिम का तरफ से तो पूरा लड़ रहा था, या सेकुलरिज्म का जो गैंग था वो तो है जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया, लेकिन हिंदुओं का तरफ से कौन था। तो वीडियो एंड तक देखिएगा तभी पूरा कहानी आपको समझ में आएगा। तो साथियों, इसमें थोड़ा सा गलती ना यूपी गवर्नमेंट का तरफ से हुआ। यूपी गवर्नमेंट का तरफ से नहीं हुआ, ये कहना गलत होगा। यूपी का गवर्नमेंट का एडवांटेज लेते हुए, यानी योगी आदित्यनाथ ये जो चीफ मिनिस्टर है, इनका नाम का जो ये दबंगगिरी है ना, इसका फायदा लेते हुए लोगों ने इसको गलत दिशा दे दिया। वो होता है ना, हड़बड़ी में लोग अक्सर ऐसा जो गलत नतीजा है ना, ये गलत काम कर बैठते हैं। तो क्या हुआ, वहां ऑर्डर वही था कि मालिक का नाम लिख के डिस्प्ले करना था, साथ में उसका कर्मचारियों का। वहां ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि अगर कोई हिंदू मालिकाना के अंदर कोई मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहा है या कोई मुस्लिम मालिकाना के अंदर कोई हिंदू कर्मचारी काम कर रहा है उसको बदल दिया जाए या निकाल दिया जाए, ऐसा कोई डिसीजन नहीं था। और वहां यह भी नहीं था कि मानो अगर एक मुस्लिम आदमी हमारा हिंदू भगवान का किसी नाम पर, देव देवियों का नाम पर उनका रेस्टोरेंट या होटल चला रहा था, उसको बदल दिया जाए, ऐसा डिसीजन भी नहीं था। ये वहां पर सबसे बड़ा गलती हो गया, जिसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रहा था, लोगों ने वही उठा के दिखाया कि जज साहब देखो, इस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को बदला जा रहा है या निकाल दिया जा रहा है, या वो जो बैनर है उसको बदलने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा डिसीजन नहीं था। पुलिस और या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोग है जिन्होंने इसको
दबंगगिरी का चक्कर में गलत दिखा दिया, जिसका परिणाम ये जो बिल है या जो डिसीजन है इसको रद्द करना पड़ा। अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ये जो डिसीजन लिया ये 2024 में लिया, वो तो चीफ मिनिस्टर 2017 में बना, 2022 में दूसरा बार जीत के आया, तो फिर 7 साल के बाद ये डिसीजन क्यों लिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, कई महीनों से, या आज भी आप देखिएगा सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा खबर आते हैं, ये लोग एक तो यह हलाल जो है ना, इसका नाम पर जो ये कलमा क्या बोलता है ये लोग पता नहीं, ये पढ़ते हैं या उसका यूज करते हुए लोगों को एक गलत प्रोडक्ट देते हैं। उनका धर्म के लिए वो सही हो सकता है, हमारे लिए वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? वहां कलमा मलमा जो है इनका ये पढ़ाया जाता है, लोग वहां नान रोटियों में थूकते हैं, लोग मुत भी रहा है, ऐसा भी वीडियो आया है, पता नहीं कहां से सब्जी धो के वो लोगों को बिक रहा है। ये जो हाइजीनिटी, आप ये भी कह सकते हो हाइजीनिटी बिल्कुल नहीं है, और ये चीज हाइजीनिटी से ज्यादा धर्म का नाम पर इन लोगों का तरफ से प्रेजेंट किया जाता है कि ये हलाल होना चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए। इसका कारण कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने यह डिसीजन लिया था। ये हिंदुओं को आज का दिन में समझना बहुत जरूरी है। देखो, जो समझ रहा है वो तो समझ रहा है, अप्लाई भले नहीं कर रहा है, लेकिन जो सो रहा है ना उसको समझना आज बहुत जरूरी है। क्योंकि कुंभकर्ण भी सोता था ना, 6 महीना के बाद जग जाता था, लेकिन हिंदू ऐसे सो गया उसको जगाना मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल है। समझ में आ जाएगा आपको, वीडियो एंड तक देखते रहते। हिंदू आज गहरे नींद में सोए हुए हैं, जिसका परिणाम क्या होने वाला है। देखो, समाज में जो ये थूकना मुतना, हलाल, कलमा, ये सब चीज जब सार्वजनिक तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया में आने लगा, तो कवर यात्रा हम हिंदुओं का एक फेस्टिवल है या रीति निवास है जो सावन का महीना में हम मानते हैं। तो उस टाइम पर अगर कोई ऐसा मुतना थूकना इस टाइप का सामान बिकेगा या वहां यूज करेगा तो हिंदुओं के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए ये डिसीजन नहीं लिया था कि उसका घर में कोई थूका हुआ नान भेज रहा था, कोई वो जो मैंगो है ना वो मुद के भेज रहा था। नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर है भाई, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। वो यूपी का लोगों के लिए डिसीजन ले रहा था, ये समाज के लिए एक संवाद था। भले तुम हिंदू मुस्लिम कर लो या नहीं कर लो, वो तुम्हारा सोच है, जिसको फॉलो करते हुए उत्तराखंड ने भी इसको एक्सेप्ट किया, फिर एमपी ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद उसको रद्द करना पड़ा। देखो, मैं तो पॉलिटिशियन हूं नहीं, मैं नहीं जानता हूं। अगर मैं योगी जी का जगह में होता ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को मैं ओवरटेक करता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता तो नहीं मानता। देखो, सुप्रीम कोर्ट को भी लोग गाली गलौज दे रहा है, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग करवा दिया, या ये हिंदुओं का मतलब समाज के लिए इस टाइप का बयान। देखो, इमोशन का हिसाब से सोचेगा कि हाँ चलो हो सकता है, लेकिन ये पूरा जो रद्द करने वाला जो फैसला है इसको लेके आप पूरा सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट है, चलो वो अपना फैसला सुनाते हैं, उसका पास सुप्रीम नाम से ही उसका पास सुप्रीम पावर है। लेकिन हाँ, काफी सारा ऐसा केसेस भी है समाज के लिए अच्छा डिसीजन भी देते हैं। अगर आर्टिकल 370 कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को जो है, मुसलमान महिलाओं को अगर इलीगल डिवोर्स होता है तो उसको मेंटेनेंस मंथली मिलना चाहिए, ऐसा वर्डिक्ट भी देता है। ऐसा नहीं है, हाँ 1-2 जज होता है जिसका परिणाम हो सकता है आप पूरा सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हो, लेकिन ये गलत है, ये नहीं देना चाहिए। यहां पर भी एक जज ने क्या कहा ये भी आपको जरूर सुनाऊंगा। उससे पहले थोड़ा यूपी का बारे में बात कर लेता हूं, और हिंदुओं को शायद पसंद नहीं आएगा लेकिन जगा देता हूं। तो वो आदमी कांवड़ यात्रा पर जितना हमारा हिंदू लोग है ना वो जाते थे, उनके लिए सोच रहा था, समाज के लिए यही मैसेज था कि भाई तुम लोग अपना डिसीजन खुद ही लो। वो ये नहीं बोल रहा था कि अगर कोई मुस्लिम ओनर है उस होटल में कोई हिंदू लोग नहीं जा पाएगा, ये नहीं बोल रहा था। ये भी नहीं बोल रहा था कोई हिंदू अगर ओनर है वहां मुस्लिम लोग नहीं जाएगा। लोगों का अपना अपना सोच है, लेकिन देखना समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं देखोगी, नहीं समझोगी, तो ऐसा लगेगा आपका मन में ही जो आज का दिन में समाज में ये लोग कर रहा है। ये लोग धर्म का नाम पर, हलाल का नाम पर वो कर रहा है खुलेआम। कितना मौलाना ने कहा है, आप देखो, थूकना तो ये धार्मिक है हमारा, ये तो हलाल में कलमा, ये तो होता ही है। तो योगी जी का जो सोच था ना समाज के लिए था, खास करके हिंदुओं के लिए था। ये हिंदू को समझ में नहीं आता यार। मैं भी बार बार हिंदुओं को क्यों बोलता हूँ, क्या करूं यार, हिंदू हूं ना इसीलिए बोलता हूं।
थोड़ा हो जाता है, हिंदू हो ना, इसीलिए। योगी जी ने ये डिसीजन इसीलिए नहीं लिया था कि ऐसा डिसीजन लेने से 2027 में मुझे ज्यादा वोट पड़ेगा। अभी तो वहां के लिए 2 साल है ना, लगभग 2.5 साल ही है। लेकिन आज का दिन में समाज के लिए उन्होंने एक संवाद दिया था कि देखो, चॉइस आपका है, आप कहाँ जाओ, क्या खाओ, लेकिन हमारा काम है आपको दिखाना। वो दिखा रहा था। जो गलत कारनामा ये लोग करता है धर्म के नाम पर या खिलाने का नाम पर, पिलाने का नाम पर, वो योगी जी ने एक स्पष्ट जो डिसीजन है वो समाज के लिए दे रहा था। लेकिन क्या करें, लोग समझते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। समझदारों को समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। जो ना समझ है ना, उसको आप समझाओगे तो समझ जाएगा, लेकिन जो ज्यादा समझते हैं उसको आप कभी नहीं समझा पाओगे। ऐसा ही हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का जो सुनवाई हुआ, लेकिन ये बात सुनकर आपको हैरान लगेगा कि यूपी गवर्नमेंट का तरफ से, अगर ये हिंदू मुस्लिम वाला गेम था, ऐसा ही सोच था, तो हमारा हिंदुओं का तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लॉयर इस केस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, कोई लड़ ही नहीं रहा था, वो खाली था। जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना जो पॉइंट था वो सारा जज का सामने दिखा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, जिसका परिणाम एक जज ने, इसे 2 जज था, एक था ऋषिकेश रॉय और एक था एसबीएन भाटी। एसबीएन भाटी जो जज है, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा देयर इज ए वन वेज होटल रन बाय ए हिंदू एंड वन रन बाय ए मुस्लिम इन केरला। मतलब उन्होंने कहा केरला में 2 होटल है, एक हिंदू चलाते हैं जिसका मालिक और एक मुसलमान चलाते हैं, और जिसमें जो मुसलमान जो चलाते हैं ना, उसका हाइजीनिटी इतना बढ़िया है, इंटरनेशनल लेवल लाइक है। वो दुबई रिटर्न मुस्लिम है, उनका जो हाइजीनिटी है बहुत बढ़िया है, वो मेंटेन कर रहा है, और हिंदू जो है मेंटेन नहीं कर रहा है। ये एक जज ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट का बहस में करते हुए इस केस का डिसीजन लिया। देखो, अगर मैं तो वकील नहीं हूं, मैं लॉयर भी नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं, वहां अगर डिफेंस में यूपी गवर्नमेंट का तरफ से एक लॉयर होता, कम से कम वो इसी वक्त कहता कि जज साहब मैं एक प्रोजेक्टर लगा के आपको दिखा देता हूं, आप जिस हाइजीनिटी का बारे में बोल रही हो ना, ये हाइजीनिटी आप देखो, और ये कौन लोग हैं आप ये भी देखो, कौन थूक रहा है, कौन मुद रहा है, आप खुद देखो। अगर इसको आप इंटरनेशनल लेवल ऑफ हाइजीनिटी कहते हो, तब मुझे कोई बहस आगे करना ही नहीं है आपका साथ। बिल्कुल ऐसा एक आर्गुमेंट हो सकता था, लेकिन कौन करेगा? लॉयर करेगा। कौन सा लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ेगा? इस केस के लिए कोई नहीं गया। और बाद में ये लोग कहा हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा, हमें तो मालूम ही नहीं था किसने पिटीशन दाखिल किया, ये सुनवाई करने के लिए जज कब रेडी हो गया था, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। और ये वही लोग हैं जब सोशल मीडिया में आते हैं ना, हिंदुओं का नाम पर ढोल पीटते हैं। एक इंटरव्यू में बोलिएगा ऐसा बड़ा बड़ा लॉयर है, ऐसा ऐसा जस्टिफिकेशन आपका सामने रखेगा ना, लगेगा कि यार यही जज होना चाहिए, यही सबसे बड़ा लॉयर होना चाहिए हमारा देश में, ताकि हिंदुओं के लिए सही हो। लेकिन आज हिंदुओं के लिए लड़ने के लिए इस देश में एक लॉयर भी खड़ा नहीं होते। उधर लड़ रहा था अभिषेक मनु सिंह भी, कहा जाता है वो एक एक केस लड़ता है तो 15, 20, 25 लाख लेते हैं। और हमारा जो हिंदुओं का तरफ से अगर कोई लड़ता या यूपी गवर्नमेंट का तरफ से कोई लड़ता, उसको भी तो पैसा देना पड़ता ना। देखो, इस देश में 500 साल पुराना राम मंदिर बनने के लिए भी लोगों ने फंड दिया था। क्यों दिया था? लोगों का अटैचमेंट था, इमोशन था हिंदुओं का। अगर कोई लॉयर ऐसे सोचता ना कि मैं कल जा रहा हूं इस केस को लड़ने के लिए, लोग उसको कंट्रीब्यूट जरूर करता। उसका अगर फीस 25 लाख होता ना, 50 लाख, 50 करोड़ हो जाता। इस देश में ऐसा भी हुआ है। हम ही लोग देता यार, क्राउड फंडिंग करता कि जाओ। क्योंकि ये जो संवाद था ना योगी जी का, ये परफेक्ट संवाद था। हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि लॉयर क्यों खड़ा नहीं हुआ। कोई तो होता कि जाके लड़ता यार, भले जीतो हारो अलग बात है, क्योंकि इस केस में खुलेआम तुम्हारा पास डिफेंस के लिए बहुत कुछ था, लेकिन तुमने गया नहीं। और क्यों नहीं गया? पहला बात है पैसा। दूसरा एक बात है, ये ऐसा है कि अगर कोई एक हिंदुत्व वाला फेस बन के वहां लड़ने के लिए जाता, एक लॉयर,
ये केस तो लड़ लेता, लेकिन आगे उस लॉयर के साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बहुत गलत होता, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता, क्योंकि वो सामने आ जाता ना, हाँ ये हिंदू वाला केस लाते हैं, क्योंकि उसका पहचान बन जाएगा ना कि भाई देखो ये तो हिंदुओं के लिए लड़ने के लिए आता है। तो वो जो गैंग है वो गैंग पूरा एक्टिव हो जाएगा, उनका कभी भी आगे केस आएगा ना वो कभी टाइम पर सुनवाई नहीं होगा। हो सकता है ये एक डर था उसका मन में, यार मैं हिंदुओं का फेस बन के जाऊं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन लड़ना चाहिए था, एक मौका था समाज के लिए, क्योंकि तुम्हारा पास ये काफी सारा ऐसा मुद्दा था। एक जज अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा के एक केस का वर्डिक्ट दे सकता है, तो तुम्हारा पास तो हजारों केसेस है भाई, तुम प्रोजेक्टर लगा के दिखवा देता कि देखिए जज साहब ये यूपी से है, ये एमपी से है, ये दिल्ली से है, ये केरला से है, तुम दिखा देता। तो इसका मतलब वही है कि आपको हिंदू हिंदू बोलने से नहीं होगा, हिंदुओं के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर अभी नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे भाई? इतना बढ़िया मौका गवा दिया, पता नहीं क्या सोच के गवा दिया, ये तो मैं अभी भी नहीं सोच पा रहा हूँ। कोई भी लॉयर जाके वहां खड़ा नहीं हुआ, अब क्या करें, चलो ठीक है, क्योंकि ये सच है कि योगी जी ने अपना ना वोटिंग पॉलिटिक्स ना खुद के लिए वो कर रहा था, वो समाज के लिए कर रहा था, ये पूरा देश के लिए संवाद था। जिसको समझना था वो समझ गया होगा, जिसको नहीं समझा वो कभी नहीं समझेगा। अब बात करते हैं पेटिशन किसने दाखिल किया। ये बहुत बड़ा गैंग है, इसका कनेक्शन बहुत दूर तक है, मैं आपको समझाता हूं। पहले देख लीजिए, ये था टीएमसी का एमपी महुआ मैत्रा। इसका बारे में मैं क्या ही बताऊं, इसका बारे में आपको मुझे नहीं लगता है एक्सप्लेनेशन का दरकार है। एक पेटिशनर ये भी है, ये वेस्ट बंगाल से है। इसका बारे में मैं आपका हिंदुत्व या मुस्लिम जो भी आप सोचो या सेकुलरिज्म सोच लो आप, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और दूसरा जो पेटिशनर था इसका नाम है अपूर्वानंद। अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है। ये वही प्रोफेसर है जो दिल्ली में 2020 में एंटी सीएए का जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, इसका एक एक्यूज है। ये सेकंड पेटिशनर है। आप देखते जाइए, आगे मैं आपको दिखाता हूं ये कनेक्शन कहां से कहां जुड़ता है, आप जरूर देखिए एक बार। और अनदर पेटिशनर है, इसका नाम है, ये एक इस्लामिस्ट एनजीओ जो एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इससे जुड़ा हुआ है, और मेंबर ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ जमात-ए इस्लाम हिंद, सेक्रेटरी जनरल ऑफ एक एपीसीआर और एससीपीआर। ये एक पेटिशनर है। आपको यहां एक ही बात मैं कह सकता हूं, ये जो एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये सिविल राइट्स कुछ ही सालों की बाद सिविल वॉर में बदल देगा ये लोग। और ये जो जमात-ए इस्लाम हिंद है ना, ये बहुत ही जल्द गजवाई हिंद में बदल जाएगा। इन लोगों का वही सोच है, आगे आप समझदार हो। इसका नाम है नदीम खान। नदीम खान है नेशनल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इसका एक मेंबर है। इसका कनेक्शन आप देखते जाओ, 2-4 पिक्चर है, मैं आपका सामने रखता हूं। ये एक आपने देखा होगा आरजेडी का, इन लोगों का साथ उठना बैठना करता है ये। और ये पिक्चर देखिए इनका, ये नदीम खान का पास में आप देखो ये कौन है, प्रकाश राज। प्रकाश राज वही है जो 24/7 एंटी इंडियन भी कह सकते हो, इसका सपोर्टर में ये मुंह खोलते रहता है। इसका प्यार पैलेस्टाइनियों के लिए आपने देखा ही होगा। और साथ में आप देखो शर्जील इमाम। शर्जील इमाम वही है जो जेल में बंद है यूएपीए का अंदर। इसका साथ नदीम खान का उठना बैठना लंच डिनर होता है। और साथ में ये पिक्चर भी आप देख लो शर्जील इमाम के साथ प्रशांत भूषण, इसको तो जानते ही हो आप। और यहां पर आप देख लो, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, ये आदमी, ये वही गैंग है जो गैंग दिल्ली में 2020 में एंटी सीए का नाम पर वो वायलेंस किया था, और आज यहां पर ये लोग पिटीशन दाखिल किया। नदीम खान वो व्यक्ति है जो योगेंद्र यादव या अरुंधति राय, आप जानते हो ना योगेंद्र यादव कौन है। योगेंद्र यादव वही है जो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, वो बोल रहा है कि देश का जो पार्लियामेंट है वो तो शेयर मार्केट है, उससे कुछ नहीं होने वाला है।
जो होगा सड़क पे होगा, प्रोटेस्ट करो, जलाओ देश को, एक्टिविस्ट बनो, हम तुम्हारा साथ है, क्योंकि हम एक्टिविस्ट हैं, फ्रीडम ऑफ राइट हमारा पास है, देश को आग लगाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कुछ दिन पहले का ये बयान है, आप सोशल मीडिया में जाके देख लेना। अरुंधति राय, एक्टिविस्ट जो मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट ही नहीं है, जिसका परिणाम उसका ऊपर भी दिल्ली का एलजी ने सिफारिश किया है कि यूएपीए का अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसका साथ नदीम खान का उठना बैठना होता है। और ये जो रेडिकल ग्रुप है यूनाइटेड अगेंस्ट हेथ, ये लोग यूनाइटेड हो जाते हैं अगेंस्ट हेथ, लेकिन यही लोग सबसे ज्यादा समाज में फैलाते हैं। ये यूएपीए जो है एंटी हिंदू 2020 जो दिल्ली राइट हुआ था, उमर खालिद और खालिद सैफी इन लोगों का साथ, और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका नाम है अकर पटेल। अकर पटेल वो आदमी है जिसका वाइफ, जिसका नाम है तुषिता पटेल। तुषिता पटेल विजय माल्या का एक कंपनी का डायरेक्टर थी। ऐसे डायरेक्टर नहीं बना क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए उसको विजय माल्या का पर्सनल सेक्रेटरी बनना पड़ा, तब जाके उनको विजय माल्या ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाया। और उनका हस्बैंड है अकर पटेल। इसका टी शर्ट देखो आप, मार्क्सिस्ट चे गुआवा का टी शर्ट पहनते हैं। ये लोगों को समाज में प्लेटफॉर्म मिलता है। और हमारा जो युवा जेनरेशन है, इसमें से काफी सारा लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए इन लोगों को बुलाते हैं। इसको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप आओ, क्योंकि आप स्मार्ट हो, आप इंग्लिश बोलते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में बोलते हो, आपका हिस्ट्री का बारे में नॉलेज है, इसीलिए आप आओ। लेकिन कभी लोग ये नहीं सोचते हैं कि इनका कनेक्शन कहाँ है। ये लोग चिकना होता है, साफ सफाई, क्लीन शेप, जो लुंगी और दाढ़ी वाला जो होता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं देते। हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, ये लोग लुंगी दाढ़ी को प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, इन लोगों को देते हैं। ये जो गुलाबी सचमा पहनते हैं ना, इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, इन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप आओ, लोगों को जागरूक करो कि क्या गलत है क्या सही है, आप सिखाओ। लेकिन जो लुंगी दाढ़ी वाला है ना, वो पीछे से इन लोगों को फंडिंग करता है। ये किसी को समझ में नहीं आता है। आता भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है यार, 21st सेंचुरी है, आज का दिन में लोग जियो पॉलिटिकल में आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है। कहाँ हिंदू मुस्लिम में आगे बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए। 2047 तक तो ये देश, मुझे अब ऐसा लगने लगा, विकसित भारत नहीं बनेगा, इस्लामिस्ट कंट्री तो जरूर बन जाएगा। क्योंकि सरकार कितना भी प्रयास करे, और सरकार का पास आज का दिन में एक एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज क्या है? भाई सरकार भले हमारा है, सिस्टम तो उनका है, तो सिस्टम को बदलो ना। कौन बदलेगा? मैं तो आके नहीं बदलूंगा, आप बदलो, बदल दो ना। योगेंद्र यादव खुलेआम बोल रहा है कि प्रोटेस्ट करो, तुम्हारा जो राइट है सड़क पर निकल के प्रोटेस्ट करने पर मिलेगा। उसका मीनिंग क्या होता है? इनका जो फंडिंग आता है ना, कहां से आता है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। ये जो एक्टिविस्ट है समाज में, जो इंग्लिश बोल के मुखौटा पहन के आपको बहुत समझाते हैं ना हिस्ट्री का बारे में, हिंदुओं का बारे में, जो आपको दिखाता है कि ये हिंदू गलत है, ये हिंदू सही है, सेकुलरिज्म इज द बेस्ट हार्मोनी ऑफ सोशल हार्मोनी आज का दिन में माना जाता है। ये सेकुलरिज्म कहाँ से आते हैं? इनका ये बोलने का जो पावर है, एक तो ये जो दाढ़ी लुंगी वाला, ये उसको पावर देते हैं, वो सामने नहीं आते कि लोग उसको दाढ़ी और लुंगी के लिए पसंद नहीं करते। इनको ये फोर्ड फाउंडेशन, टाटा, इन्फोसिस, ये सब फंडिंग करते हैं। अब लोगों को ये भी लगता होगा यार, ये तो इन्फोसिस का जो मालिक है, टाटा का जो मालिक है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है, कोविड का टाइम पर 1000 करोड़ खुलेआम दे दिया था देश की जनता को हेल्प करने के लिए। ऐसा ही होता है ना, अक्सर लोगों का मन में वही आता है कि माइंड में लोगों का जो थॉट है कि हाँ ये तो है भाई, इन्होंने दिया है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि बिहाइंड द सीन इन लोगों का एक अलग ही लेवल का गेम चलते हैं, जिस गेम का परिणाम टाटा जैसा ग्रुप, इन्फोसिस जैसा ग्रुप इन लोगों को सपोर्ट करता है थ्रू वेस्टर्न पावर। क्योंकि रतन टाटा तो इंडिया में नहीं है ना, इन्फोसिस इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में है। भारत में वो भारत के लिए सोचता होगा, पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान के लिए सोचेगा। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो पाकिस्तान के लिए सोचेगा तो पाकिस्तान का सरकार तो ये एक्टिविस्ट को, लुंगी और दाढ़ी वालों को पैसा देगा ही ना। एक सरल भाषा में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये गेम ऐसा ही होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को लगता है कि ये जो एक्टिविस्ट है, ये लोग बहुत जानकार है, हिस्ट्री जानते हैं, ये जानते हैं, फलाना, आपको बहुत सिखाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आज भले आपको इनका कहना, इनका सोच अच्छा लग रहा होगा, आप इसको घर में बुला के ले जा रही हो,
आओ हमारा घर चलते हैं, कॉफी चाय पीते। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा ना, उस दिन तुम्हारा घर में वो कॉफी पीने के लिए जाएगा ना, वापस तुम्हें धकेल के बोलेगा आज से ये घर मेरा है, तुम निकल जाओ। बहुत ही जल्द होने वाला है। अगर ये बात आपको मेरा कड़वा लग रहा है ना, यही सच है। और आज अगर आप नहीं जागोगे, एक बात माइंड में डाल देना, 2047 आपके लिए टारगेट होने वाला है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं, मैं तो हिंदू हूं भाई, गर्व से कहता हूं, लड़के मरूंगा यार, जो भी होगा समय में दिखा जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने का बाद भी अगर मैं चुप करके बैठा रहूं, मुझे हिंदू कहने पे भी शर्म लगेगा। इसीलिए कहता हूं, जो खुद को हिंदू कहते हो सोच के दिखाओ, और उसी सोच का साथ समाज को जोड़ो। जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है वो सही कहो। योगी आदित्यनाथ ने जो डिसीजन लिया वो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो समाज के लिए संवाद था जो लोगों ने समझ नहीं पाया। अगर आप आज भी नहीं समझे हो, कल तक शायद ही आपके लिए देर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अब आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।